नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग केरल पीएससी के पेपर का डिस्कशन करेंगे। यह केरल पीएससी के पेपर के डिस्कशन की आज आखिरी क्लास है। इस क्लास में अभी तक हम लोग 52 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। इस पेपर में यदि मैं पेपर पे लेकर के चलूँ आपको, तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से मात्र 70 क्वेश्चन ही क्या थे, फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित, है ना। कितने? 70 क्वेश्चन। मात्र 70 क्वेश्चन ही किससे संबंधित थे? फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन बचते हैं वह उनके प्रदेश के या पूरे देश के जनरल नॉलेज से संबंधित थे, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ 70 प्रश्नों तक की चर्चा करेंगे। मतलब आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 53 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 70 तक की चर्चा चालू करेंगे। इस चर्चा को चालू करने के पहले एक छोटी सी सूचना। जॉब्स वाला की तरफ से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। यह 7000 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसके तहत हम लोग 70 पेपर प्रोवाइड करेंगे। 5 पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हर 2 से 3 दिन में एक पेपर अपलोड होता है। अभी तक यूनिट 1 के 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। यह 5 के पाँचों टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है ना। हम इस प्रकार से टॉपिक वाइज 50 टेस्ट देंगे, यूनिट वाइज 10 टेस्ट देंगे और एफएलटी टेस्ट 10 देंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी विशेष सूचना थी। चालू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फूड इंटॉक्सिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य विषाक्तता के रूप में जाना जाता है? पहला है बॉटुलिज्म, दूसरा है सॉल्मोनेलासिस, तीसरा है कॉलरा, चौथा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, जो खाद्य विषाक्तता के रूप में जाना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटुलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटुलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ आपको? एक फूड इंटॉक्सिकेशन की लिस्ट दे रहा हूँ। ये फूड इंटॉक्सिकेशन की लिस्ट में आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याद रखनी है। एक, पैथोजन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि पैथोजन कौन सा है। जैसे स्टेफ्लोकोकस ऑरियस है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से क्या होता है? बोटुलिनियम डिजीज होती है ना, या बोटुलिज्म कह सकते हैं आप उसको। कई बार क्या कह सकते हैं? बोटुलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैसिलस सेरियस होता है, जिससे इमेटिक टॉक्सिन होता है। और माइकोटॉक्सिन से क्या होता है? अल्फा टॉक्सिन निकलता है, जो कि क्या करता है? फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या था? बॉटुलिज्म। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असभ्य गॉसिपी इज यूज्ड कमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, है ना। असभ्य गॉसिपिल का यूज किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? पहला है एल ग्लूटामिक एसिड। ये एल क्या होता है, डी क्या होता है, ये एल क्या होता है, ये डी क्या होता है ना। और अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट क्लास में समझाया हुआ है। लेक्चर यहीं पर अपलोडेड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कार्बोहाइड्रेट के नाम से लेक्चर अपलोडेड है, उसको जाकर के समझ लो। ठीक है, अभी नहीं समझा रहा, उसका टाइम नहीं है। खैर, तो एल ग्लूटामिक एसिड, इसके अलावा इन्वर्टेज, तीसरा है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन क्या होता है एग्जैक्टली? तो हमारा विटामिन B12 होता है। और फिर क्या आ जाता है हमारा इसमें? राइबोफ्लेविन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हमारा? राइबोफ्लेविन, है ना। असभ्य गॉस्पी का यूज किसके प्रोडक्शन के लिए करते हैं? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, राइबोफ्लेविन के लिए, विच इज ऑल्सो विटामिन, है ना। वो भी क्या है? अपने आप में एक विटामिन है। कौन सा विटामिन है? जैसे B1 क्या होता है? थायमिन होता है। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो ये कौन सा विटामिन है? राइबोफ्लेविन विटामिन है। ठीक है, अभी हम बात करें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं किस विटामिन के प्रोडक्शन के लिए? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। जैसा आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि असभ्य गॉस्पी किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? विटामिन B2 के लिए। तो ऐसे ही बाकी विटामिन के भी प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम यूज होता होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूँ विटामिन B2 की ही, तो उसमें असभ्य गॉस्पी हो गया। इसके अलावा और किसका यूज कर सकते हैं? तो बैसिलस सबटिलिस का। किसका? बैसिलस सबटिलिस का। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? कि असभ्य गॉस्पी विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अ राइबोफ्लेविन, है ना। असभ्य गॉस्पी जो राइबोफ्लेविन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, वह निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन रहेगा आपका बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंजाई, चौथा आ जाता है, कुछ भी रख लो आप उसमें, है ना, या नन ऑफ द पॉइंट रख सकते हैं। तो वापस से कि ये पता होना चाहिए कि असभ्य गॉस्पी क्या है? एक फंजाई है ना, एक क्या है? फंगस है। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन B12 की बात करें, उसके प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। और इसके अलावा किसका यूज करते हैं? सूडोमोनास डेंटिफिकेंस, है ना। किसका यूज करते हैं? सूडोमोनास डेंटिफिकेंस का भी यूज करते हैं। किसके प्रोडक्शन के लिए? विटामिन B12 के लिए। एकमात्र विटामिन है जिसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक धातु होती है। कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी धातु होती है?
होती है? कोबाल्ट धातु होती है। इस विटामिन के स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग होती है? कोरिन रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है? कोरिन रिंग होती है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपके सिलेबस में विटामिन की बायोकेमिस्ट्री को भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलो, विटामिन B1 की बात करें जो कि थायमिन कहलाता है, जिसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है ना, क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। यह कहाँ से मिलता है? कैंडिडा यूटिलिस से मिलता है। और कैंडिडा यूटिलिस किस प्रकार का माइक्रोऑर्गेनिज्म है? ईस्ट है। क्या है वो? ईस्ट है ना। और ईस्ट क्या होते हैं? दरअसल एक प्रकार के फंजाई की कैटेगरी में ही आते हैं। किसमें आते हैं? फंजाई की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको आप क्या कहते हैं? एस्पार्टम का एस्पार्टेट कहते हैं, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं आप उसको। तो उसके प्रोडक्शन के लिए हम एसिडोबैक्टर सबऑक्सीडेंस का यूज करते हैं, या फिर ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंस का यूज करते हैं ना। किसका यूज करते हैं? या तो एसिडोबैक्टर सबऑक्सीडेंस या फिर ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट को आप क्या कर लेंगे? अपने से एक बार समझ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात यहाँ तक समझ में आई होगी। चलो, अगला आता है एनरिचमेंट ऑफ अ लेक्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। समझो ये एक तालाब है। इस तालाब के किनारे बैठ करके धोबी क्या कर रहा है? रोज कपड़े धोता है। हजारों धोबी क्या कर रहे हैं? रोज कपड़े धो रहे हैं। वो कपड़े किससे धोते हैं? डिटर्जेंट से धोते हैं। किससे धोते हैं? डिटर्जेंट से धोते हैं। डिटर्जेंट्स में क्या है? सॉल्ट है। डिटर्जेंट्स में क्या है? सॉल्ट है। अब ये पूरा डिटर्जेंट के साथ जो कपड़ा धोया गया वो सब कहाँ जाएगा? इसी झील में जाएगा, इसी तालाब में जाएगा धुल करके, है ना। तो होगा क्या? उस वो जो डिटर्जेंट है, वो जो सॉल्ट है, यहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, है ना, एल्गी के लिए वो क्या करेगा? एक न्यूट्रिशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? वो न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो इस प्रकार से जब वो न्यूट्रिशन वहाँ पे बढ़ता है तो हम इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? तो हम इसको क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं ना। हम इसको क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एनरिचमेंट ऑफ लेक्स ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है आपको। सबसे पहले एक शब्द दिया ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन सिंपली क्या है कि आप हजारों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान जो पेड़ गिर जाते हैं, या जो अपघटित होने वाला पदार्थ धरती में गिरता जाता है, वो समय के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक सामान्य टर्म है, ठीक है। उसके बाद एक शब्द दिया हुआ है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है? तो बायोमैग्निफिकेशन भी एक प्रोसेस है, जिसके तहत हम बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। कि कोई चीज क्या हो रही है? मैग्नीफाई हो रही है। मैग्नीफाई होने का मतलब क्या होता है? बढ़ना। मैग्नीफाई होने का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। और किस तरीके से हो रहा है? बायोलॉजिकल तरीके से हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? बायोलॉजिकल तरीके से हो रहा है। मतलब कहाँ पे हो रहा होगा? फूड चेन में हो रहा होगा। कहाँ पे हो रहा होगा? फूड चेन में। कैसे होता है? जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये क्या बना हुआ है? फूड चेन बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा? हमारा प्रोड्यूसर रहेगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर। इस प्रकार से फूड चेन हमारी बनती है, खाद्य जाल बनता है, ठीक है। या उसमें खाद्य श्रृंखला बनती है। अब इस समझो कि यह कोई ऐसा प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर हमेशा कौन रहेगा? प्लांट रहेगा। प्रोड्यूसर हमेशा कौन रहेगा? प्लांट रहेगा। समझो कोई टॉक्सिक मटेरियल किस में चला गया? प्लांट में चला गया। अब इस प्लांट को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। समझ लो कौन खाता है? कोई टिड्डा खाता है, खरगोश खाता है, ठीक है। तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल था वो किस में चला गया? खरगोश या टिड्डे में चला गया। वो जो खरगोश टिड्डे में गया वो अल्टीमेटली खरगोश को कौन खाएगा? कोई बड़ा जानवर खाएगा। तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल था किस में चला गया? उसमें चला गया। दरअसल क्या हो रहा है? जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो लगातार क्या हो रहा है? मैग्नीफाई हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इस प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस का? डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, पीसीबीज हो गए, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। टॉप प्रेडेटर कौन से होते हैं, है ना। मतलब अंत अंत में सर्वाधिक किस पे इम्पैक्ट आता है? तो ह्यूमंस पे आता है, बर्ड्स पे आता है, बर्ड्स ऑफ अ प्रे पे आता है ना, जो पक्षियों को खाने वाले जानवर होते हैं उन पे आता है, लार्ज फिश जो होती है उन पे आता है। जैसे मरकरी की बात कर रहे थे हम, छोटी मछली को अंत में कौन खाएगा? बड़ी मछली खाएगी। तो असल में इम्पैक्ट किस पर आया? पूरा बड़ा वाला इम्पैक्ट वो लार्ज फिश पे आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। कैसे ये चलता है? जैसे समझो डीडीटी तुमने कहाँ पे स्प्रे किया? क्रॉप में। तुम्हारे यहाँ पे कोई घास लगी हुई थी, तुमने उस पर क्या छिड़क दिया? डीडीटी छिड़क दिया। अब वो डीडीटी कहाँ जाएगा? पानी में। उसमें क्या आएगा? पानी आएगा, या वो पानी में इंटर करेगा। कैसे इंटर करता है? एक प्रोसेस होती है लीचिंग की। काय की प्रोसेस होती है? लीचिंग की। रिसाव कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। रिसाव की प्रक्रिया। जब पानी में जाएगा तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको? वहाँ रहने वाले प्लैंकटन जो है ना, जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन, उनको क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा। अब उस पोषण मिलने की वजह से क्या होगा? उनकी वृद्धि होगी। तो उनकी वृद्धि होने की वजह से उनको खाने वाले जीव बढ़ेंगे। कौन बढ़ेंगे? फिश बढ़ेंगे। भाई फिश को अच्छा खाना मिल रहा है तो उनकी संख्या बढ़ने लग गई। लेकिन उस फिश को कौन खाएगा? बड़ी फिश खाएगा। ये प्रोसेस लगातार क्या होती जा रही है?
चलती जा रही है, ठीक है। उस बड़ी फिश को कौन खाएगा? मछली खाएगा, है ना। यहाँ बड़ी फिश का मतलब इतनी बड़ी मत समझ लेना कि चिड़िया खा ही नहीं पा रही है उसको, है ना, बतख खा नहीं पा रही है। हम मछलियाँ बहुत बहुत छोटी महीन भी होती हैं और उनको थोड़ी बड़ी फिश खा लेती है। उस बड़ी फिश को कौन खाता है? चिड़िया खाता है। अब हुआ क्या, पूरी की पूरी जो फूड चेन थी वो क्या हो गई? करप्ट हो गई, टॉक्सिक हो गई, ठीक है। ये बायोमैग्निफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन मैंने समझा दिया आपको। एक होता है नाइट्रोसोफिकेशन, ये क्या है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल वेयर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है। जो अमोनिया रहता है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैक्टीरिया की मदद से। किस प्रकार के बैक्टीरिया? जैसे क्या हो गया? नाइट्रोसोमोनास हो गया। कौन सा हो गया? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैनिटाइजर कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें पैथोजेंस को किल करने के लिए सैनिटाइजर क्या होता है? अ थिंग विच किल्स दी अ थिंग विच किल्स दी पैथोजेंस, अ थिंग विच किल्स दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और डीएक्टिवेट्स देम। उसी को हम क्या बोलते हैं? सैनिटाइजर बोलते हैं। तुम्हारे हाथ में जो सैनिटाइजर लगाते हो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? तुम्हारे हाथ में जो बैक्टीरिया होगा, जीवाणु, उसको मार रहा है, यही तो काम कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर में जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है ना, फंजाई होता है, उसको किल करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला सोडियम नाइट्राइट है, दूसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तीसरा सोडियम सॉर्बेट है, चौथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। क्या है राइट आंसर? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ यूज किया जाता है कॉमनली? ड्रिंकिंग वाटर के उसमें यूज किया जाता है ना। किस में यूज किया जाता है? ड्रिंकिंग वाटर के सैनिटाइजेशन में यूज किया जाता है। अब वापस से तुमने सुना होगा कि यार हमने वाटर को कई बार गांव से, यदि तुम हो, है ना, गांव से हो, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, गांव में क्या होता है? बरसात के मौसम में जो कुएं रहते हैं, ओपन वेल्स रहते हैं, उनमें पानी झड़ झड़ के बहता रहता है और आकर के भरा जाता है। खूब गंदा पानी भी रहता है उसमें, ठीक है। अब गांव में कई बार पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है, अब तो होने लग गई, पहले नहीं होती थी। तो उसमें क्या किया जाता था? कुएं में जो गंदा पानी आ गया है उसको छान करके तो पिया जा सकता है, लेकिन उसमें से बैक्टीरिया नहीं निकलेंगे ना छानने से। तो फिर उसमें क्या करते थे? क्लोरीन पाउडर डाल देते थे। क्या डाल देते थे? क्लोरीन पाउडर। ये लिखा हुआ है, क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। लेकिन क्लोरीन पाउडर डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, आपको उसका कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? उसका कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे वो सॉल्ट कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइट है। कौन सा है? क्लोराइड। क्लोराइड जुड़ा हुआ है ना इसमें आखिरी में, ये दरअसल क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड तुमने सॉल्ट ले लिया। क्लोरीन तो एक कंपाउंड है, उसको तुम यूज ही नहीं कर सकते हो, उसका कोई सॉल्ट यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्ट कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो कई बार क्वेश्चन में भी आंसर होता है, छुपा हुआ होता है। तुमको बेसिक पता था क्लोरीन यूज करते हैं, आंसर में क्या मिल गया तुमको? सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल गया। लगा दो आंसर, ठीक है। बेसिक यूज करना है उसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा? पैथोजेंस को किल कर देगा, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, यीस्ट है, फंगस है, कुछ भी है ना, उन सबको क्या कर देगा? किल कर देगा, ठीक है। क्लोरीन नॉट ओनली डिसइंफेक्टेंट्स, है ना। हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? सैनिटाइजेशन की प्रोसेस क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन बोलते हैं। जहां पे इन्फेक्टेंट्स को किल किया जाएगा, है ना। इन्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो जो कोई डिजीज फैला सकते हैं ना। इसके अलावा बट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ओडर्स, है ना, रिमूव अनवांटेड टेस्ट फ्रॉम दी वाटर। क्लोरीन, यदि आपके यहाँ पे नर्मदा का पानी सप्लाई आता हो, यदि आप भोपाल में रहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके यहाँ पे नर्मदा के पानी की सप्लाई आती हो तो उसमें से हमेशा एक सुबह सुबह पानी जो आता है उसमें एक महक आती है। दरअसल वो महक किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी महक होती है? क्लोरीन की। तो वो जो गंदा पानी रहता है उसमें उसका जो ऑर्डर रहता है उसको खत्म कर दिया जाता है, क्या डाल करके? क्लोरीन डाल करके, ठीक है। तो जो ऑर्डर होता है, महक होती है, सुगंध होती है, उसको ही बदल देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? स्वाद में भी परिवर्तन लेकर के वो आता है ना। क्या यूज करते हैं हम? हाइपोक्लोरस एसिड यूज करते हैं। इसके अलावा हाइपोक्लोराइट आयन यूज करते हैं। इनके हम सॉल्ट फॉर्म को सामान्यतः यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन हो गया। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर यूज करोगे तो वो भी क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। बात वही है ना। क्लोरीन डालोगे, लेकिन क्लोरीन कैसे डालोगे? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में डालोगे या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में डालोगे? यदि तुम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में डालते हो तो उसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना, CaCO Cl2, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड क्लोरीन सॉल्यूशन डाल सकते हो, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर है तो उसमें पाउडर न डाल क्या डालते हैं? लिक्विड डालते हैं। वो किस फॉर्म में होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन की टैबलेट्स भी डाली जा सकती हैं, जो कि क्या होती हैं? ट्रोक्लोसिन सोडियम होता है। इसको ना भी याद रखो तो समस्या नहीं है। तुमको सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अदर सैनिटाइजर्स क्या हो सकते हैं? तो ओजोन हो सकता है, यूवी रेडिएशन, आयोडीन, सिल्वर आयंस, इन सब का भी सामान्यतः यूज किया जाता है आजकल
ज़्यादातर शहरों में देखने को मिल जाता है। 57th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी पेरिसेबल फूड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेमी पेरिसेबल फूड है ना। फूड 3 प्रकार का होता है, हम सामान्यतः उसको डिवाइड करते हैं जब, है ना। एक आ जाता है हमारा उसमें पेरिसेबल फूड, एक आता है सेमी पेरिसेबल फूड, एक कैटेगरी जो हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं सामान्यतः वो क्या था, सेफ है कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक सबसे पहले आता है पेरिसेबल फूड क्या होता है ना। हम आंसर में जाएंगे, हम आंसर में जाने के पहले समझ लेते हैं कि पेरिसेबल फूड क्या होता है और सेमी पेरिसेबल फूड क्या होता है, ठीक है। ये दरअसल दोनों शब्दों का संबंध किससे, स्पॉइलेस से है ना। किससे है, स्पॉइलेस से, खराब होने से। कौन कितनी देर में खराब हो रहा है, कौन कितनी देर में खराब हो रहा है, ठीक है। यदि आपका फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम है, यदि आपके फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कितनी है, 1 से 3 दिन है, तो हम उसको बोलते हैं कि तुम पेरिसेबल हो, तुम क्या हो, पेरिसेबल फूड हो। और यदि हमारे फूड प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वह लगभग 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 5 सप्ताह तक है, तब हम उसको बोलते हैं कि तुम क्या हो, सेमी पेरिसेबल हो। कितनी होनी चाहिए, 1 से 6 सप्ताह की होनी चाहिए। पेरिसेबल फूड जो क्विकली मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और यदि तुमने फ्रिज में रख दिया तो थोड़ी सी उसकी सेल्फ लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेमी पेरिसेबल फूड क्या होता है, ये भी खराब होगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा खराब होने में, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हो। पेरिसेबल फूड में क्या आता है, मिल्क, कर्ड, मीट, फिश, एग, फ्रेश जूस, पनीर से ना। गर्मी के दिनों में तुम सुबह दूध खरीद के लाओ, दोपहर में खराब हो जाता है। ये क्यों, क्योंकि तुमने उसको फ्रिज में नहीं रखा था, ठीक है। एकदम बेसिक उदाहरण दे रहा हूँ। क्योंकि हुआ, क्योंकि वो पेरिसेबल फूड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। क्या हो, पेरिसेबल फूड माना जाता है। तो मिल्क हो गया, दही हो गया, मांस हो गया, मच्छी हो गया, एग्स हो गए, फ्रेश जूस हो गया, है ना। इस प्रकार की चीज़ें किसमें, फूड्स में। यदि वेजिटेबल्स को लेकर के बात करें तो क्या था उसमें, पालक हो गई, है ना। गर्मी में तुम पालक लाओ, शाम को खराब हो जाती है भाई, ठीक है। कोरिएंडर हो गया, फेनुग्रीक हो गया, अब उसी पालक को तुम कहाँ रख दो, फ्रिज में रख दो, नहीं खराब होती है। क्योंकि हमने कहा कि रेफ्रिजरेशन मांगती है ना वो, 0 से 5 डिग्री से। जो पेरिसेबल फूड रहेगा वो रेफ्रिजरेशन मांगेगा, ठीक है। कैबेज हो गया, गोभी है ना, पीज हो गए, मशरूम्स हो गए, सब खराब हो जाते हैं यदि तुमने फ्रिज में नहीं रखा तो ये पेरिसेबल फूड है। अब दूसरा सेमी पेरिसेबल फूड क्या है, ब्रेड, बटर, जैम्स, है ना। अब तुम जैम है एक शीशी में भरा हुआ रखा है, तुम मत रखो उसको फ्रिज में, किचन में ऐसे ही रखा रहने दो, नहीं खराब होगा वो। 1 से 6 सप्ताह तक तो आराम से चलेगा। 1 से 6 सप्ताह मतलब क्या होता है, 1.5 महीने के लगभग, ठीक है। पोटैटो है, बिस्किट्स है, जिंजर है, ओनियन है, गार्लिक है, पंपकिन है, बीट रूट है, बीट रूट आपका क्या होगा, चुकंदर होगा, ठीक है। ये सब समझ में आई। अब लौटो वापस से क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी पेरिसेबल फूड। मच्छी पेरिसेबल में है, एग पेरिसेबल में है, मिल्क पेरिसेबल में है। लिखा हुआ था, कहाँ पे लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था मिल्क, ये लिखा था एग, और क्या चाहिए था तुमको, मीट, मिल्क हो गया, एग हो गया, और फिश चाहिए थी, ये लिखा है फिश। बचा क्या, पोटैटो, पोटैटो क्या सेमी पेरिसेबल फूड है, ठीक है। ये होता है डिस्कशन का फायदा, ठीक। चलो बाबू, टेम्परेचर यूज्ड इन HTST पास्चुराइजेशन। ये क्वेश्चन लगभग अभी तक हम जब से डिस्कशन कर रहे हैं 5 बार आ चुका है ना। ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। कभी इसका ये आता है, कभी इसका छोटा भाई आता है, कभी इसका बड़ा भाई आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, HTST होता है, LTLT एक होता है, और क्या होता है, UHT होता है। इन तीनों का टेम्परेचर तुमको बेसिक पता होना चाहिए, किसमें कितना टेम्परेचर जाता है, किसमें कितना क्या होता है, ठीक है। ये टेबल वही सेम टेबल मैं वापस से दे रहा हूँ जो पहले भी ऑलरेडी गया है, 2-3 बार दे चुका हूँ। जो LTLT होता है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि तुम टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो समय कम लगेगा, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि तुम टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो पास्चुराइजेशन का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जब तुमने रख दिया तो क्या हुआ, 135 से 150 का टेम्परेचर रखा तो समय कितना हो गया, मात्र 2 से 4 सेकेंड का। यदि तुमने क्या कर दिया, HTST रख दिया, है ना। यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। अल्ट्रा हाई नहीं रखा अभी हमने, हाई रखा बस। हाई का मतलब कितना होता है, लगभग 72 डिग्री सेल्सियस। मात्र कितना समय देना पड़ेगा, 15 सेकंड का। लेकिन अब क्या हुआ, लो टेम्परेचर तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा। लो टेम्परेचर कितना, 63, तो लॉन्ग टाइम कितना हो गया, 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया काम करती है। टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए किसमें, दोनों रेंज में, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है। किसमें, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी। ना पता हो तो डिग्री सेल्सियस याद कर लेना, और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ द शॉकर नट, है ना। शॉकर कूट के उसमें किण्वन में निम्नलिखित में से कौन इन्वॉल्व नहीं होता है। पहला हमारा जो ऑप्शन आता है, अच्छा इसको तुमने देख लिया तो इसका आंसर हमने डिस्कस नहीं किया क्या,
अच्छा, इसका आंसर हमने डिस्कस नहीं किया था। ये जो टेम्परेचर यूज इन ST पास्चुराइजेशन है उसका कितना होता है, 161 डिग्री सेल्सियस है ना। ST का 160 डिग्री 160 ये लिखा हुआ है। 72 डिग्री सेल्सियस कितना है, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो वही मैंने अभी बात की कि भाई डिग्री सेल्सियस में याद कर लो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेना, या फ़ारेनहाइट में याद कर लो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन था 59th, सॉकर जो कूट होता है उसमें उसके किण्वन निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। पहला है ल्यूकोनोस्टॉक मेजेंटेरोइड्स, है ना। दूसरा है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। तीसरा है ल्यूकोनोस्टॉक डेल्ब्रुकी। चौथा आ जाता है स्टेप्टोकोकस फैगेलिस, ठीक है। तो जो दूसरा है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, है ना, दूसरा क्या है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, इसके ये सॉकर रॉट के उसमें किण्वन में या फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है सॉकर रॉट क्या होता है, इट इज अ फर्मेंटेड कैबेज। क्या होती है, गोभी होती है जिसका क्या करवा दिया गया है, किण्वन करवा दिया गया है। क्या करवा गया है, किण्वन करवा दिया गया है गोभी का, ठीक है। प्रोडक्ट मेड थ्रू अ नेचुरल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो अनारोबिक परिस्थितियों में, किसमें, अनारोबिक परिस्थितियों में हम क्या करवा रहे हैं, इसका फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स आर इन्वॉल्व इन फर्मेंटेड फूड्स एंड इन्वॉल्व माइक्रोऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एक लिस्ट दी जा रही है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सॉकरक्रोट के फर्मेंटेशन में क्या इन्वॉल्व है, तो लिकोनोस्टॉक मेजेंटोरिस इन्वॉल्व है, लिकोनोस्टॉक डेल्ब्रुकी इन्वॉल्व है, और क्या है, स्टेप्लोकोकस फैकेलिस इन्वॉल्व है। इसी प्रकार से अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कर्ड या दही के फर्मेंटेशन में कौन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखो कि यहाँ पर जितने भी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं सामान्यतः उनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। खैर, अभी के लिए जो कर्ड या दही होता है उसके उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस और स्टेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है। दोनों पता होना चाहिए। जैसे ऊपर के लिए सोकरक्रेट में तीनों पूछ लिया तुमसे, है ना। योगर्ट की बात करें तो योगर्ट में स्टेफलोकोकस थर्मोफाइलस, इसके अलावा लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी और बुल्गैरिस, है ना। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी और लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिस ये इन्वॉल्व होते हैं। चीज को लेकर के बात करें तो इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, पेनिसिलियम सेमेम्ब्रेटी, और क्या आ जाता है, पेनिसिलियम रोकोफोर्टी, है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं। सॉकरक्रोट की बात करें जो क्वेश्चन में था हमारा, उसमें यहाँ पर तीनों क्या है हमको लिखे दिखाई दे रहे होंगे। किमची की बात करें जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाएगा, तो उसमें लिकोनोस्टॉक स्पीसीज इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस स्पीसीज इन्वॉल्व होती है और वेसिला स्पीसीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जो लगातार क्या है क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। जैसे ब्रेड हो गया हमारा, है ना, इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। यह भी एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्रेड में किस प्रकार का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर अल्कोहलिक प्लस CO2 फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये पूरा एक लिस्ट था जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है एंजाइम्स यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ अ फ्रूट जूस। फ्रूट जूस के क्लैरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है ना। तो फ्रूट जूस के क्लैरिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, पेक्टिनेज का। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, पेक्टिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंजाइम्स एडिशन इंक्रीज द रिलीज ऑफ द वेरियस फिनोलिक ग्रुप्स अदर न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन दी फूड्स, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम है, पेक्टिनेज है, ठीक है। कौन सा, पेक्टिनेज एंजाइम यूज किया जाता है। दीज आर मेनली टू ग्रुप्स ऑफ द एंजाइम दैट आर यूज्ड इन द फ्रूट जूस इंडस्ट्री। एक होता है पेक्टिनेज, दूसरा होता है माइलेज। अभी हमारे ऑप्शन में ना माइलेज था और एमाइलेज नहीं था, पेक्टिनेज था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, पेक्टिनेज है। इसके अलावा और क्या यूज होता है इसी फ्रूट जूस इंडस्ट्री में, एमाइलेज का भी यूज किया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें यदि पेक्टिनेज एंजाइम के, तो उसको अभी हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है भाई, पेक्टिक एसिड और पेक्टिन यहाँ से एग्जैक्टली निकल करके आता है, बट वो हमारे अभी काम का नहीं है। अगला आता है टैपिंग एंड अरोमा आर मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ, है ना। कोई फल पक गया है, कोई फल पक गया है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। वैसे ही पूछा जा रहा है कि टैपिंग और अरोमा सूंघ करके बता दोगे कि ये चीज पक गई है, और टैप करके उसको ठक ठक करके बता दोगे कि ये चीज पक गई है। ये कहाँ पे होता है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो मेथड है टाइपिंग का और अरोमा का जो मेथड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जैक फ्रूट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, जैक फ्रूट के लिए, कटहल के लिए, है ना।
टैपिंग एंड अरोमा का मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? जैक फ्रूट के लिए, कटहल के लिए यूज किया जाता है। कटहल सदर्न स्टेट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है उसका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें साइज को लेकर के, साइज का मेथड किसके लिए यूज कर सकते हैं? जैसे मान लो आम है, अभी छोटा है, पहला महीना था, फिर ये आम जून में क्या हो गया, और बड़ा हो गया, और जुलाई आते आते क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो साइज से बता सकते हो ना, सबको भी, मैंगो, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल, टमाटो, सबको बता सकते हो कि मैच्योर हो गया। जब एक बड़ा साइज हो जाएगा तो आप जान जाएंगे कि ये क्या हो चुका है, मैच्योर हो गया। सेब को लेकर के बात करें, बनाना, मैंगो का कम्बर, बॉटल गोर्ड, सब के लिए। जैसे लौकी है, लौकी की शेप से बता दोगे कि ये बड़ी पकी की नहीं पकी है ना। खीरा है, उसके शेप से बता दोगे, है ना। मैंगो है, बनाना है, इन सब के शेप से बता सकते हो। तो ये अलग अलग क्या है, इंडिसेस है, पैरामीटर है ना। ये क्या है, संकेतक हैं। जैसे कलर चेंज को लेकर के बात करें तो बनाना है, जब शुरू में रहता है तो हरा रहता है, जब पक जाता है तो पीला हो जाता है, तो हमने बता दिया कि तुम क्या हो गए, पक गए हो। सेम चीज मैंगो में लागू होती है, जब शुरू में रहता है तो हरा रहता है, जब पक जाता है तो पीला हो जाता है। टमाटर जब शुरू में रहता है तो हरा रहता है, जब पक जाता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कलर चेंज के आधार पे। ऐसे ही बता सकते हैं आप फमनेस या टेक्सचर के आधार पे, ईज ऑफ सेपरेशन के आधार पे, अरोमा डेवलपमेंट के आधार पे। अरोमा डेवलपमेंट क्वेश्चन था हमारा किसका, जैक फ्रूट का। सुगंध आने लग जाती है एक अलग प्रकार की, ठीक है। तो पूरे अलग अलग इधर पे क्या दिए हुए हैं हमारे, वो दिए हुए हैं, इंडिसेस दिए हुए हैं, संकेतक दिए हुए हैं कि किस आधार पे आप किस चीज का क्या है बता सकते हैं, ठीक है। जैक फ्रूट का हमारा क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे पीछे देख लिया, ठीक है। अगला आता है इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम सैचुरेटेड विथ वाटर इज यूज्ड इन, है ना। इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम जो जल संतृप्त वाष्पीकरण शीतन प्रणाली का उपयोग किसमें किया जाता है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जल संतृप्त वाष्पीकरण शीतन प्रणाली का उपयोग जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में किया जाता है ना, किसमें किया जाता है, जेडईसीसी में किया जाता है, किसमें, जेडईसीसी में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W&O इमल्सन्स आर यूज्ड इन, वाटर इन ऑयल इमल्सन कहा जा रहा है इसको, क्या कहते हैं, इमल्सन दो प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज कौन सा है और डिजॉल्विंग फेज कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खैर अभी के लिए W&O इमल्सन्स आर यूज्ड इन, वाटर एंड ऑयल इमल्सन का यूज निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फील्ड स्प्रेड ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैक्सिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, किसके लिए करते हैं, वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर एक वैक्स लेयर चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। इमल्सन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, होते दो ही प्रकार के हैं, लेकिन तीसरा प्रकार बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक क्या हो गया, वाटर इन ऑयल, दूसरा क्या हो गया, ऑयल इन वाटर, तीसरा क्या बन जाता है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। अभी के लिए ऑयल इन वाटर इमल्सन के एग्जांपल्स क्या हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन के एग्जांपल में मिल्क आता है, मेयोनीज आता है, आइसक्रीम आता है, सैलड ड्रेसिंग्स आती क्या आती है, सैलड ड्रेसिंग्स आती हैं, ठीक है। फ्लेवर्ड मिल्क है, कॉफी क्रीम्स हैं, ये सब। इसके बाद दूसरा आता है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन, है ना। पहला क्या हुआ, ऑयल इन वाटर, दूसरा आता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। वाटर इन ऑयल इमल्सन क्या है भाई, बटर है, मार्गरीन है ना। इसके अलावा चॉकलेट फिलिंग्स हो गई, क्रीम्स हो गया, इसके अलावा फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, तो इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। अगला आता है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द फील्ड रैट, है ना। जो खेतों में पाया जाने वाला चूहा होता है, उन चूहों में सबसे खतरनाक चूहा निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है ना। उन खेतों में पाए जाने वाले चूहों में सबसे खतरनाक चूहा निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। पहला है मस बुडुगा, दूसरा है रेटस रेटस, तीसरा है रेटस नॉर्वेजिकस, चौथा आ जाता है बॉन्डिकोटा बंगाल बंगालेंसिस, है ना। तो राइट आंसर क्या है, बॉन्डिकोटा, है ना। बॉन्डिकोटा जो स्पीसीज होती है चूहों की, जो खेतों में पाए जाते हैं, वो सबसे क्या होती है, खतरनाक स्पीसीज होती है ना, वो सबसे क्या होती है, खतरनाक स्पीसीज होती है। कुछ जो चूहे है ना, कुछ जो चूहे हमारे खेतों में पाए जाते हैं, है ना, मतलब बॉन्डिकोटा के कंपेयर में वो लेस खतरनाक हैं, लेकिन खतरनाक तो है ही, चूहा है भाई, है ना। चूहों के कारण पूरी महामारी फैल गई थी 1920 में, कौन सी, प्लेग, है ना। खैर अभी के लिए तो और कौन से होते हैं, बुडुगा होता है जो कि हमारे यहाँ पे
खेतों में, भारतीय खेतों में पाया जाता है। इसके अलावा मिलार्डिया मेल्टाडा होता है जो कि सॉल्ट फर्ड फील्ड रेट है ना, जो कि सॉल्टी मैदानों में पाया जाता है, खेतों में पाया जाता है। रेटस रेटस जो कि हमारे घर की छतों में पाया जाता है। और बॉन्डिकाटा इंडिका है वो, जो कि ग्रेटर बॉन्डिकॉट रेट के नाम से जाना जाता है ना, तो वो भी यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड डैमेज आता है। अब आता है कि भाई ये इतना खतरनाक क्यों है, मतलब ये जो बॉन्डिकाटा स्पीसीज है वो इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है ना। तो बॉन्डिकाटा जो है वो पूरी पूरी क्रॉप को डैमेज कर देता है। पैडी, वीट, मेज, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंड नट, ये सब जितना होगा इस सब को क्या करता है, खत्म कर देता है, अंदर ही अंदर खा जाता है पूरी फसल को, ठीक है, अंदर ही अंदर जमीन में छेद कर देता है। अगला आता है अफ्लाटॉक्सिन इज दी माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फाटॉक्सिन जो कि एक माइकोटॉक्सिन है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है? पहला हमारा इसमें आ जाता है अस्परजिलस फ्लेवस, दूसरा है फिजरिम स्पीसीज, तीसरा है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, चौथा आ जाता है हमारा इसी में, वो है अस्परजिलस क्लेवेटस, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो अफ्लाटॉक्सिन विच इज ऑल्सो अ माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अस्परजिलस फ्लेवस, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? अस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइकोटॉक्सिन्स की एक लिस्ट दी हुई है ना। उन माइकोटॉक्सिन में जैसा पहले क्या आता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन आता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कारण होता है। इससे एक डिजीज होती है, कौन सी? बोटुलिज्म, है ना, कौन सी? बोटुलिज्म। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था, आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेफिलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन, है ना, सीगाटॉक्सिन, है ना, जो कि सेगला स्पीसीज के कारण होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, साइटोटॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स कई प्रकार के होते हैं, हमारे सिलेबस में है, हम इसको क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है, आपकी ज़्यादा बहुत काम की नहीं है, लेकिन अफ्लाटॉक्सिन आपको पता होना चाहिए, अस्परजिलस फ्लेवस के कारण होता है। इसके अलावा किस कारण होता है ये? अस्परजिलस पैरासाइटिकस के कारण होता है, जो कि एक क्या है, माइकोटॉक्सिन है, जो कि लीवर को क्या करता है, प्रभावित करता है ना, क्या करता है, लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। ये पूरी टॉक्सिन्स की एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अगला आता है खापरा बीटल इज सीरियस पेस्ट ऑफ स्टोर्ड, है ना, जो हमारा वो रहता है, अनाज रहता है, कटने के बाद हम क्या कर लेते हैं, काटने के बाद, गाहने के बाद उसको स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कीट लग जाते हैं, उसमें क्या लगते हैं, इंसेक्ट्स लगते हैं। अब उन्हीं इंसेक्ट्स में से एक इंसेक्ट होता है खापरा बीटल, है, उसका नाम क्या है, खापरा बीटल। ये खापरा बीटल निम्नलिखित में से किस चीज में लगता है ना। तो जो खापरा बीटल होता है वो नुकसान किसको पहुंचाता है? यदि आपके घर में एक कुठली है, उस कोठली में यदि आपने गेहूं डाल दिया है, गेहूं क्या हो गया, भुन गया, खराब हो गया, तो दरअसल वो किस कारण हुआ है, कापरा बीटल कारण हुआ है। किसको प्रभावित करता है ये? वीट को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेस्ट की लिस्ट है ना, उन पेस्ट को कौन कौन प्रभावित करता है। जैसे बीट बात करें वीट को लेकर के, तो वीट में हमारा क्या था, खापरा बीटल, तो हमने अभी जस्ट देखा ऊपर, ठीक है। यदि राइस को लेकर के बात करें तो एक क्या होता है, राइस मॉथ होता है, और क्या होता है, राइस विविल होता है ना, क्या होता है, राइस विविल होता है, ये भी क्या करता है, राइस को खत्म करता है। यदि मेज को लेकर के बात करें, मक्के को लेकर के बात करें, तो ग्रेन विविल होता है। इसके अलावा एनगोमोइस ग्रेन मॉथ होता है ना, ये इसको प्रभावित करता है। पल्सेस को पल्स जो बीटल रहता है वो प्रभावित करता है। ये सब इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, पेस्ट हैं, इनको खत्म करना चाहिए दवाई रख करके, ठीक है। सोरगम ज्वार की बात करें, है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के क्या हो जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं, जो हमारे ग्रेन्स को क्या करते हैं, खराब करते हैं, जब हम इनको स्टोर करके रखते हैं तब खराब करते हैं, ठीक है। 67th क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रोनिक पॉइजन इन अ रोडेंट कंट्रोल। पीछे अभी हमने क्या देखा था, एक पेस्ट को लेकर के बात करी थी, अब यहाँ पे आता है रोडेंट्स को लेकर के। रोडेंट कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एंटी रोडेंट कौन सा है? एंटी रोडेंट पूछा जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एंटी रोडेंट कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है। पहला है थैलियम सल्फेट, दूसरा है बेरियम कार्बोनेट, तीसरा है वॉरफेरिन, चौथा आ जाता है जिंक फॉस्फाइड, है ना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज वॉरफेरिन, है ना। क्या है राइट आंसर? वॉरफेरिन सबसे ज़्यादा क्या है, यूज किया जाने वाला एक एंटी रोडेंट मेडिसिन है, जो कि रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है एज अ पॉइजन, है ना। किसकी तरफ यूज किया जाता है इसको? पॉइजन की तरह पे यूज किया जाता है। ये करता क्या है दरअसल, यह विटामिन के को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। विटामिन के को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा भाई, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा शरीर खून से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बहुत पुरानी मेथड ये है ना,
अब यदि आप कहें कि जो सॉरी विटामिन के होता है, उस विटामिन के एंटागोनिस्ट क्या है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विटामिन के का एंटागोनिस्ट क्या होता है उसको समझो। वापस से हम बात कर रहे थे ना, विटामिन के की प्रक्रिया को कौन रोक रहा है, वॉरफेरिन रोक रहा है। तो विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन हो गया, वॉरफेरिन हो गया। कौन हो गया, वॉरफेरिन हो गया। ऐसे ही क्या होता है, डाइक्योमरॉल होता है। क्या होता है, डाइक्योमरॉल भी वॉरफेरिन का ही क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, चलो अगला आता है। तो वॉरफेरिन हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज की जा सकती हैं, जस्ट लाइक वॉरफेरिन है ना। उसमें क्या होता है, एक कॉमाटेट्राइल होता है, इसके अलावा क्लोरोफेसिनॉन होता है, और डाइफेसिनॉन होता है, ब्रोमा डायोलोन होता है ना। क्या होता है, ब्रोमा डायोलोन होता है। तो इस प्रकार की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, जहाँ पे डिफरेंट यूज प्रकार के रोडेंट, एंटी रोडेंट यूज होते मिलेंगे आपको। ठीक है, 68th क्वेश्चन, कोलेसो ब्रकस कैनेसिस इज स्टोर्ड स्टोरेज पेस्ट ऑफ, है ना। अब वापस से जैसे हमसे क्या पूछा गया, खापरा बीटल पूछा गया था, उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है कि कोलेसोब्रसस जो चिनेसिस होता है वो निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज पेस्ट के तौर पे जाना जाता है ना। तो किसका स्टोरेज पेस्ट होता है, दरअसल ये हमारा पल्सेस का, किसका, पल्सेस का स्टोरेज पेस्ट के तौर पे जाना जाता है। पल्सेस में क्या आता है, चिकपी हो गया, चना हो गया, पिजन पी, अरहर हो गया। ठीक है, ग्रीन ग्राम मूंगफली, ब्लैक ग्राम उड़द, लेंटिल्स मूल्स, है ना, मसूर, काउपी हो गया, लोबिया, इन सब में इसको इन सब को ये क्या करता है, खराब करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पल्स बीटल्स इसके अलावा होता है। दूसरा क्या होता है, पल्सेस बीटल होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोलेस्ब्रसस चाइनेसिस, है ना। अब वापस से लौटो लिस्ट पे, हमने जो एक लिस्ट अभी पढ़ी थी ना ऊपर बाबू, है ना, ये रहा। जैसे हमने पढ़ा था पल्सेस या पल्स बीटल को लेकर के, उसका नाम क्या होता है, कोलेसोब्रसस चाइनेसिस, है ना। ये मिल गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखो बात क्या समझ में आई कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी पूछ रहे हैं डायरेक्ट नाम, और यहाँ से भी पूछ रहे हैं उसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो पल्सेस बीटल इसका एक कॉमन नाम है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्लोसोब्रसस चाइनेटिस, है ना। अब वापस से पुरानी कहानी पे समझें कि तुमने एक क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछा, कॉमन नेम पे, जिसका हमने क्या बता दिया, खापरा बीटल। लेकिन दूसरा क्वेश्चन तुमने हमसे क्या पूछा, वैज्ञानिक नाम से पूछा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दोनों तरफ की हमको याद करने की आवश्यकता पढ़ने वाली है। ठीक है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन, 69th क्वेश्चन, कमर्शियली द मोस्ट वायबल मशरूम वर्ल्ड ओवर इज, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड उपयोग किया जाने वाला, वाणिज्यिक रूप से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा मशरूम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया में मशरूम यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, बटन मशरूम। कौन सा, बटन मशरूम सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज किया जाता है। मशरूम की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी वैरायटी है, हमारी बटन मशरूम है। कौन सी, बटन मशरूम, जो कि साइंटिफिकली क्या होता है, अगेरिकस बायस्पोरस होता है। क्या होता हो, अगेरिकस बायस्पोरस। उसके अलावा मशरूम की और भी ढेर सारी वैरायटी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। इंडियन वैरायटी कौन सी होती है, मिल्की मशरूम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलेसाइब इंडिका बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, कॉलेसाइब इंडिका बोला जाता है, वो की जो कि एक इंडियन वैरायटी है। ठीक है, अगला आता है, मतलब वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया में 100 किलो मशरूम खरीदा जा रहा है, तो 90 किलो दरअसल क्या होगा, अगेरिकस बायस्पोरस होगा, जो कि क्या होता है, बटन मशरूम होता है। तो 90% मार्केट ये दुनिया में कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है, अगला, द बेस्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन है, द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर द एम्प्टी स्टोर इज द यूज। जैसे अभी हमने बात करी थी देर से कि पेस्ट लग जाते हैं किसमें, स्टोर्ड ग्रेन्स में। कहीं हमने खापरा बीटल देखा, कहीं कुछ देखा। ठीक है, पल्स बीटल। तो यदि हमको कोई अनाज डालना है किसी कुठली में, तो हम कुठली को पहले से क्या कर दें, डिसइंफेक्टेंट कर दें। तो किससे करिएगा, है ना, क्वेश्चन ये है कि किससे करिएगा, डीडीबीपी से, एल्युमिनियम फॉस्फाइड से, मेलाथायोन से, या फिर गामा बीएससी से। ठीक है, तो द बेस्ट चॉइस वुड बी एल्युमिनियम फॉस्फाइड। क्या होगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड वुड बी द बेस्ट चॉइस। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा यदि तुम एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज नहीं करना चाहते हो, तो उसके अलावा क्या यूज कर सकते हो, मेलाथायोन का भी यूज कर सकते हो। क्या, इसका मेलाथायोन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये हमारे आज के क्या थे, क्वेश्चंस थे, या उनके पूरे आंसर्स थे, जिसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 70 तक का डिस्कशन कर लिया। जैसा मैंने शुरू में क्लास में बताया था, 71 से हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन काहे के हैं, आगे जनरल नॉलेज के हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास से हम लोग किसका चालू करेंगे, आंध्र प्रदेश जो पीएससी हुआ, उसका 2021 का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ, उसकी चर्चा हम कल की क्लास से चालू करेंगे। ठीक है,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।